नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। बारिश के बाद शहर में जलभराव और व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के बयान ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। लोगों की परेशानियों के बीच दिए गए इस जवाब को लेकर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों के सवाल पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बरसात का पानी सड़क पर नहीं दिखाई देगा तो क्या आसमान में चलेगा। तो आप मुझे बताएं, बरसात का पानी सड़क पे नहीं दिखाई देगा तो क्या आसमान में ही चला जाएगा? कहीं ना कहीं तो वो दिखाई देगा, नालियों में भी जाएगा, नालों में भी जाएगा, नदी में भी जाएगा। जाहिर सी बात है कि जरा सी बारिश आती नहीं है कि वहां राजनीति शुरू हो जाती है। भाई पहले कितना पानी भरा रहता था, पहले कितने जगह जगह खड्डों में पानी रहता था, एक्सीडेंट हो जाते थे बरसात में। अब कहीं ना कहीं 10 मिनट आधा घंटे के अंदर अंदर वो पानी कहीं चला जाता है और सड़कें हमारी सूख जाती है। अब भी परेशानी है। तो स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है, सड़कें भी चौड़ी हुई है, नदी नाले जो हमारे हैं उनको सफाई में लगा है। हमारा नगर निगम के जो पर्यावरण मित्र हैं वो लगातार जो नाला गैंग है उनको सफाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बरसात से पहले ये सारी चीजों को दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बरसात का पानी कोई ऊपर तो जाएगा नहीं, सड़क पर ही जाएगा, सड़क से वो नालों में जाकर के समाप्त हो जाता है। पहली बात तो बीजेपी की प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है। उनको पत्रकारों से शायद मेरे ख्याल से बात करने की तमीज नहीं है या लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नॉलेज की कमी। अरे भाई, क्या पानी भाजपा राज में ही एकत्रित हो रहा है? जनता को जो मूर्ख बनाया गया है बड़ी बड़ी वादे करके कि जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी नाम पे नहीं, अपने जेब भरने के नाम पर इन लोगों ने ठेकेदारों का जेब भरने का काम किया है। अरे इन बीजेपी के प्रवक्ता को ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर जो है बरसात का पानी कहाँ जाता है, बरसात का पानी आप अच्छी पाइप्स डालिए और बरसात के पानी की कनेक्टिविटी किसी नदी में की जाती है। ये थोड़ी है कि रोड पे ओवरफ्लो हो गए। ये उनकी कमी नहीं है, उनकी पूरी सरकार की ये कमी है कि रंगाई पुताई में वो लोग माहिर हैं लेकिन धरातल पे काम करना नहीं जानते। तो एक कहावत है कि जलता हुआ भोजन अगर आप खाएंगे तो आपकी कम ही चलेगा। तो इसलिए जो है लैक ऑफ नॉलेज की तरह से उन्होंने ऐसा बयान दिया जो शोभनीय नहीं है। और जहां तक की बात है स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ। आपने देखा 200 करोड़ रुपए लगा के इन्वेस्टर सबमिट किया गया, पूरे जो है इस रोड की रंगाई पुताई रातों रात कर दिया और दूसरे दिन आपने देखा कि पहली ही बारिश में उसकी पोल खुल गई, जो है सड़कें जो है नदियों में परिवर्तित हो गई। लोग किस तरह से इस बार बरसात में त्राहिमाम मचा रहा है वो जग जाहिर है, तो उसमें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं। कालाढूंगी में लगातार 17 दिन से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने मुलाकात की। ऐसे में उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें जायज़ हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सलाहकार से फ़ोन पर बातचीत कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने का समय मांगा और उनकी मांगों को भी मानने की बात कही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनका मानदेय मजदूरी से कम है, जिसे हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए और मांगें नहीं मानी जाती हैं तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, इनकी मांग उचित है। इनको इतना मानदेय मिलता है कि वो मजदूर के बराबर भी नहीं। निश्चित रूप से इनकी मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी के पीए साहब से बात किया है और उन्होंने बताया कि आज इनका शिष्टमंडल जो है उनको मिल रहा है, आज समय मिल गया है उनको। नहीं मिलता तो मैं इनको फिर लेके जाता यहाँ से, फिर बात करता हूँ। वो कह रहा है तुम बताओ, क्योंकि मेरे जाने में थोड़ा घबराते हैं, तो हम कर लेंगे काम पे। तो आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों को पूरा कर लेंगे। परसों विधानसभा में भी जब चर्चा हो रही थी तो वहां पर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आंगनबाड़ी का मानदेय हमने ही पहले बढ़ाया था और अब भी हम बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से आज कोई न कोई फैसला अच्छा हो जाएगा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जैसा इनके पास काम है और जितनी मेहनत है उस हिसाब से इनको वेतन नहीं मिलता, ये बात लगभग सब स्वीकार करते। मांगे तो कुछ नहीं मानी गई हैं। आज हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है रेखा नेगी जी, आज वो वार्ता करने गई हैं, लेकिन वार्ता में क्या होता है वो जब तक हमें पता नहीं चलता है हम यहाँ धरना खत्म नहीं करेंगे। हमारा मानदेय अगर ये 2-4 हज़ार बढ़ाते हैं तो हम आमरण अनशन तक पहुँच जाएंगे। हमें 18,000 ही मानदेय चाहिए। हाँ, 24,000 सर, 24,000 तो मिनिमम होना चाहिए सर। मजदूर की मजदूरी जैसे 800-900 ले रहा मजदूर लेता है, तो सर हम ये चाहते हैं हमें मजदूरी दे दें।
दिन की मजदूरी क्या होती है? आप सभी को मालूम है आज की महंगाई में कितनी परेशानी हो गई घर चलाने में सर। और जो हमारे साथ बहनें हैं सब विधवा, परित्यक्ता, सब ऐसी बहनें हैं, एकल महिला ज़्यादा है हमारे साथ सर। तो इसलिए हमारा जब तक कोई भी वहाँ से आश्वासन नहीं होता है, हमारी जो रेखा नेगी दीदी हैं जब तक हमें कहेंगी, जब तक हमारा पूर्ण आश्वासन हमें सरकार नहीं देती है, जियो हमारे हाथ में नहीं आता है, तब तक हम यहाँ धरना नहीं उठाएंगे। और आगे इसका क्या रूप होगा धरने का मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, वो सरकार पर डिपेंड करता है। हमारी सभी बहनें अपने अपने ब्लॉक में संघर्षरत हैं और सरकार लगातार हमारे हितों की अनदेखी कर रही है, लेकिन वार्ता हमारी लगातार जारी है जो कि सफल इसलिए नहीं हो पा रही है। सीएम सर का कहना है कि हम मानदेय बढ़ोतरी तो करेंगे पर कितना करेंगे ये नहीं बता रहे हैं हमें। और उनका कहना है कि हम लोग अपना संघर्ष, उनका आंदोलन क्लोज बंद कर दें, अपने अपने घरों को जाएं। लेकिन अगर हम अपना संघर्ष खत्म करते हैं तो माना वो जियो जारी करते हैं 2000 3000 का, उसमें इतनी महंगाई के टाइम में कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगले 5 साल तक ऐसे ही ना लटके रहें, जो होना है इस समय हो। इसलिए हम अपना धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे पास में जियो, हमारा शासनादेश संतुष्टिजनक हमारा आ नहीं जाता, हम लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं उस चीज़ से, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और भगवान मेहरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ मांगे हैं कार्यकर्ताओं की? जी, लगातार 17 दिन से कालाडूंगी के दीनदयाल पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, अपने मानदेय को बढ़ाए जाने को लेकर। जी भगवान, लेकिन अभी विधायक ने मुलाकात की है तो क्या लग रहा है कुछ बातचीत बनेगी? कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ धरने प्रदर्शन पर जाकर उनको आश्वासन दिया है कि धरना अपना खत्म करो और आपकी मांगे जो है मानी जाएंगी। और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सलाहकार से दूरभाष से बात कर उन्हें अवगत भी कराया कि इनकी मांगे मानी जाएं और इनसे मुलाकात की जाए। तो भगवान, क्या लग रहा है, क्योंकि विधायक खुद कह रहे हैं कि भाई मांगे जो हैं वो जायज़ हैं, लेकिन जो महिलाएं धरने पर बैठी हैं वो मानदेय बढ़ाने की लगातार बातें कर रही हैं, तो कुछ लगता है रास्ता निकलेगा? लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बताया गया है कि उनका मानदेय न्यूनतम है और एक मजदूर से भी कम उनको मानदेय दिया जा रहा है और अपना मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। जी, लेकिन ये समस्या कोई एक जगह की नहीं है। जब मानदेय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रदेश में लगातार जो और भी कार्यकर्ता हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या आप नहीं मानते कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगा ये? निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जहां प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनकी संख्या लगभग 40 से 50 हजार बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तो विधायक का क्या कुछ कहना है भगवान इस पर? जैसे मीटिंग उन्होंने की, बातचीत की, उसके बाद कुछ आश्वासन दिया विधायक जी ने? कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत जो है धरना स्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और बात की है और आश्वासन दिया है कि उनका जो मानदेय बढ़ाया जाएगा। उन्होंने उसको लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार को भी बात की है और उनको मिलने का समय भी मांगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया भगवान आपका तमाम जानकारी के लिए। रुड़की पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने खानपुर से विधायक उमेश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस बैठक को आने वाले चुनाव और किसान राजनीति के नज़रिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, किसानों की समस्याएं और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मुलाकात उत्तराखंड की राजनीति में क्या नया मोड़ लाती है। शिविर है अगले महीने में, तो उसकी तैयारी देखने के लिए आए। तो यहाँ पर आए तो उमेश भाई से भी मिले, क्योंकि बहुत दिन बाद में मुलाकात हुई जब एक वो विवाद सा हो गया था आपस में। फिर एक देहरादून में एक हत्या हुई एक लड़के की, तो उसके बारे में चर्चा करी यहाँ पे। तो ये है कि उत्तराखंड के बारे में चर्चा करी, यहाँ के किसानों के बारे में चर्चा करी। और ये संघर्षशील आदमी है, यही सही जानकारी उत्तराखंड की दे सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही। आप विधानसभा में भाई ठीक मुद्दे अपना उठाते रहें, तो यही बातचीत हुई। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेलाधिकारी सोनिका ने शुक्रवार को तुलसी चौक, रेलवे स्टेशन, अपर रोड और हर की पैड़ी सहित कई क्षेत्रों का
पैदल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी कार्य समय तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के साथ सुगमता, स्वच्छता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और श्रद्धालुओं से संवाद कर सुझाव और फीडबैक भी लिए। आज मेरे द्वारा जो पूरे शहर की जो मेन बाजार है वहाँ पे जो गलियाँ हैं उनका निरीक्षण किया गया। उनमें देखा गया कि क्या क्या कार्य हमारे द्वारा कराए जा सकते हैं और सभी से बातचीत भी की गई। वहाँ पे जो लोकल लोग थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उनसे बात की गई। साथ ही साथ हम जो मनसा देवी मंदिर का रूट है उसको भी हमने देखा। इसके अलावा बाकी जो इंटरनल रोड्स हैं उनको भी आज हमने देखी कि उनमें क्या क्या काम हम करा सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन के, उनका जो सुधारीकरण होना है उसका, बाकी सारे काम हमने देखे। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पिछले 24 घंटों में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज़ी से बढ़ने की संभावनाएं बनाई हुई हैं और लगातार मौसम विभाग ने 3 से 5 मई के बीच आकाशीय बिजली, तेज़ हवाएं और कुछ ज़िलों में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई ज़िलों में ओलावृष्टि की संभावना है। तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 2 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। 3 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। 4 तारीख को उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर, मैदानी और पर्वतीय स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। 6 तारीख से एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जो 1-2 दिन और 6, 7, 8 में मिलने की संभावना है। चेतावनी की बात करें तो 3 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। लक्सर के मामला खानपुर थाना क्षेत्र में दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने गांव की एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों और संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरोध में परिजनों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता खानपुर थाने के सामने NH 334 पर जाम आकर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। फिलहाल एसपी देहात ने पीड़ित परिवार और संगठन के नेताओं से बातचीत की है। एक तो तहरीर थाना खानपुर को मिली थी, इंस्पेक्टर ने मुझे भी अपडेट किया था, जिसमें एक पीड़िता है जिन्होंने बताया था कि कोई परिचित व्यक्ति जिससे उनका बातचीत था, उनके साथ कुछ छेड़खानी ऐसे कुछ तथ्य उन्होंने हमें तहरीर में दिए हैं। मुकदमा कल रात ही दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता और उसके परिजनों से हम पूछताछ और जो लीगल एविडेंस जो हम कलेक्ट करते हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसकी जो मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट है वो करने के बाद चीज़ें आगे क्लियर होंगी और लगभग हमारा केस वर्कआउट है, क्योंकि वो जो जिन पे आरोप है वो शायद पीड़िता के परिचित हैं और उनसे बातचीत उनकी है। ऐसा हमें अभी प्रथम दृष्टया सूचना मिली है और विवेचना जारी। देखिए 26 तारीख की घटना हुई। एक नाबालिग बच्ची है 15 साल की, हिंदू बच्ची, जिसे कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने अपहरण करके उठाया, उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद जब लड़की बेहोश हो जाती है तो वो उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उसके परिजन लड़की को बेहोशी की हालत में अगले दिन 27 तारीख में जब वो मिलती है थाना खानपुर लेकर आते हैं। तो खानपुर के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, कोतवाल हैं यहाँ पर, उनका ये कहना था कि पहले से लड़की को होश में लेकर आओ, उसके बाद मुकदमा लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान है कि इस प्रकार के बयानबाजी उनके द्वारा की गई और मुकदमा जो है 3 दिन बाद विलंब से लिखा गया और 3 दिन में होश में आने के बाद उसका मेडिकल कल कराया गया। अभी भी उसके परिजनों को डराया धमकाया गया पुलिस के द्वारा, एक कांस्टेबल के द्वारा,
रितु नाम बताया, कोई मंसूर अली दरोगा जी है यहाँ पर, उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है कि बयान में किसी भी लड़के का नाम ना लें और नहीं तो माहौल ख़राब हो सकता है। तो इस प्रकार के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। उस मांग को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती तब तक यहीं बैठे रहेंगे। यदि अनिश्चितकालीन यहीं बैठे हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक यहीं बैठे रहेंगे। देखिए, आज यहाँ पर खानपुर थाने में सभी क्षेत्रवासी यहाँ बैठे हैं और अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता और खानपुर क्षेत्र के जो पीड़ित परिवार भी यहाँ पर आज उपस्थित है। हमारी बहन भी यहीं उपस्थित है, उसको बयान के लिए यहाँ लाया गया है। और घटना 26 तारीख की है। आज 30 तारीख को 1 मई को यहाँ पे ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसे जिहादी थाने में आज उपस्थित होना पड़ा कि जहाँ के कोतवाल के दिमाग ठीक नहीं है, जहाँ के कोतवाल की मानसिकता ये है कि वो बहन बेटियों के साथ कोई घटना हो जाती है तो उस पर पर्दा क्या पूरी तरह से पर्दा डालने का काम करते हैं। यहाँ का पूरा थाना सुनियोजित है। ऐसी घटनाओं को दबाने का यहाँ पे पूर्व में भी काम किया गया है। अभी रितु नाम से कोई यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी है, कोई मंसूर अली नाम के यहाँ पे कोई थाने में कार्यरत है। उन सभी की मानसिकता ये रहती है कि कोई भी घटना यहाँ पर हो तो उसको तुरंत दबा दिया जाए, किसी जिहादी का नाम बाहर ना निकल कर आए। इस थाने को जिहादी पूर्ण रूप से चला रहे हैं। यहाँ के कोतवाल साहब भी उनसे मिलीजुली सरकार बना के मिलीजुली भगत बना के यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ के गांव वाले इतने पीड़ित हैं कि कोई भी छोटी बड़ी घटना हो जाती है तो उसको यहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और हमारे सहयोगी गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, जिस तरीके से हिंदू संगठन जो है वो हाईवे पर बैठ गए हैं और जो लड़की थी उसके साथ किस तरीके की हरकत हुई, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, लक्सर तहसील के खानपुर थाना क्षेत्र के जो दल्ला वाला गांव है, ये पूरा प्रकरण उस गांव का बताया जा रहा है। आरोप ये भी है कि दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने जो गांव की एक किशोरी के साथ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की यहाँ पर किया है। पीड़ित के परिजनों और संगठन के जो पदाधिकारियों का ये साफ तौर से कहना है कि पुलिस ने मामला तो यहाँ पर दर्ज किया लेकिन अभी तक किसी आरोपी की यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं की है। इसी के विरोध में आज जो परिजनों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर खानपुर थाने के सामने NH जो 334 है उस पर यहाँ पर जाम लगा दिया और उसके साथ हाईवे जाम की जिस तरह से सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को यहाँ मिली तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप यहाँ पर देखने को मिला। SP देहात शेखर चंद सुयाज यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं और इस दौरान प्रदर्शनकारी जो पुलिस का विरोध कर रहे थे उनके बीच यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी थे तीखी नोकझोंक भी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि फिलहाल जो जिस तरह से SP देहात की यहाँ मौजूदगी पाई गई है और उन्होंने यहाँ पर संगठन के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्हें आश्वासन दिया है कि जिस तरह से पुलिस ने एक दिन पहले ही पूरे मामले को यहाँ पर गंभीरता से लिया था और उनके खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी जांच का विषय है, पीड़िता के बयान लेने हैं तो कहीं ऐसे पहलुओं पर अभी जांच है तो कहीं ना कहीं हालांकि अभी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने पूरा भरोसा यहाँ पर जताया और जल्द गिरफ्तारी की यहाँ पर आश्वासन देते यहाँ पर SP देहात नजर आए। चलिए, शुक्रिया गोविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पर्यटन सीजन शुरू होते ही मसूरी नगर पालिका ने माल रोड की यातायात व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने माल रोड बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रतिबंधित समय में किसी भी वाहन को माल रोड पर प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे के बाद माल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, जबकि स्थानीय लोगों को शाम 6 बजे तक सीमित छूट दी गई है। देहरादून से आने वाले छात्र छात्राओं और नौकरी पेशा लोगों को पास के आधार पर एक बार आने जाने की अनुमति मिलेगी। प्रवेश शुल्क वसूली व्यवस्था को तेज और आसान बनाने के लिए जल्द ही बैरियर पर स्कैनर और ऑनलाइन भुगतान सुविधा शुरू की जाएगी। आप आगे लगाइए। पालिका प्रशासन ने एक नियम बनाया, एक तो 5 बजे के बाद किसी भी तरीके की आवाजाही गेट के अंदर नहीं होगी, दोनों गेटों के अंदर। दूसरा 6 बजे तक हम जो लोकल जो लोग जिनके घर माल रोड के अंदर हैं उनके लिए 6 बजे तक की छूट दी गई है। साथ ही जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज से लेट से लौट के आते हैं और मॉल रोड पे जिनका घर है वो अगर जॉब से बाहर लेट घर आ रहे हैं तो उनकी 1 टाइम एंट्री रखी गई है, तो 1 टाइम एंट्री कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिकल इमरजेंसी है, पत्रकारों के लिए उनसे कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, और दूसरा सीनियर सिटीजन उनके लिए भी ये जो
5 बजे के बाद हम लोगों ने जो रखे कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए हम 5 बजे के बाद किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देहरादून के विकास नगर में बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला की पवित्र डोली यात्रा पहुंचने पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। हरिद्वार से गंगा स्नान के बाद आगे बढ़ती हुई 27वीं डोली यात्रा जैसी हनुमान धाम पहुंची तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने डोली का जोरदार स्वागत किया। हनुमान धाम सेवा समिति की ओर से यात्रा का भव्य अभिनंदन किया गया और भक्तों ने डोली की पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर है। ये 27वां वर्ष है और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य विश्व में शांति कायम है। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहे। तीसरा उद्देश्य हमारा ये है कि 4 धाम हमारे विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में 13 जनपदों में बहुत सारी ऐसी शक्ति जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो उन स्थानों को जो अब तक 27 साल में 432 स्थानों को डोली ने चिन्हित किया है देवालय, तो वो धाम का स्वरूप बने, ये इस यात्रा का तीसरा उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य है कि जो हमारी देववाणी संस्कृत है वो संस्कृति के विद्यालय, 1000 संस्कृति के विद्यालय बने, 1000 ध्यान केंद्र बने और जो हमारा पलायन हो रहा है से उसको लोग समझें और वापस गाँव की तरफ प्रत्यावर्तन करें। और जो मुख्य रूप से इस समय यात्रा का जो मेन सार तत्व है वो ये है कि सभी देवी देवताओं की आरतियाँ हैं लेकिन हिमालय की आरती नहीं है। हरिद्वार में पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाने को लेकर घाट पर हंगामा हो गया। मामला हरिद्वार के सर्वानंद घाट का बताया जा रहा है, जहां परिवार के साथ आई एक महिला अपने पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाने लगी, जिसे देखकर घाट पर मौजूद अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो महिला उल्टा लोगों पर भड़क गई। हालांकि बहस बढ़ती देख परिजनों ने महिला को समझाया, जिसके बाद महिला अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली गई। उनके आर्गुमेंट के बाद भी ये बोले मैं नहलाऊंगी, नहीं तो अलग से नहलाओ। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।